Hello friends, a very special good afternoon to all of you. This is शमा उपाध्याय और केमिस्ट्री एजुकेटर। बच्चों, हो गई है शुरुआत, हम जुड़ चुके हैं आपके साथ। स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बेटा, आज की क्लास में हम लोग कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप सभी ने कभी ना कभी उस चीज़ के बारे में सुना ज़रूर होगा और आपके सिलेबस में भी वो चीज़ें हैं, लेकिन हमें नहीं पता आपने कभी सोचा या नहीं सोचा, लेकिन ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम डेली लाइफ में वो चीज़ें करते हैं लेकिन उसके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ पे हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं, आप सभी कभी ना कभी जूस पीने जाते होगे, कभी ना कभी, क्या डेली पीना चाहिए वैसे। ठीक है, होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो जब हम जूस पीते हैं, जूस की बात करें, अब चाहे वो आप मौसमी पियो, ठीक है, अनार, कोई भी जूस पीते हैं जो आप इंस्टेंट पीते हो। ठीक है, जैसे आपने दुकान पे गए, आप कहे भैया जूस चाहिए, वो बना के देते हैं अब आपको। तो जब आप उसको पीते हो तो वो तुरंत बना के देते हैं और आप उसको तुरंत पी लेते हैं। ठीक है, कभी आपने, अगर ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि कभी अगर आप उसको कुछ समय के लिए रख दो, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर आपने उसको आधे 1 घंटे के लिए रख दिया, ख़राब हो जाता है वो। लेकिन वही एक ऐसा जूस होता है जो आप देखते हो जब आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं, स्पेंसर वगैरह में, तो वो जूस जो है वो एक लंबे समय तक के लिए रखा रहता है। और उसमें मान के चलिए कि आप एक्सपायरी डेट की अगर बात करो तो उसमें लिखा रहेगा कि भाई 6 महीने, साल भर तक ये चलने वाला है। ठीक है, तो आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि नहीं आया कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कि ये जूस हमारा घंटे भर नहीं चल पा रहा और वो जूस हमारा सालों साल चल रहा है। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? ठीक है, तो इसके बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे अभी के समय में गर्मी है, ठीक है, तो हम सभी लोग मार्केट जाते होंगे, खाना तो भाई सब बनाते होंगे, तो आप टमाटर लेने जाते होंगे। तो जब आप टमाटर लेते हो तो टमाटर के लिए भी बेटा कंडीशन है। आप उस चीज़ में 2-3 चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है, कि वही टमाटर वही है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको अभी के समय में लेते हो तो वो मान के चलिए, अभी तो थोड़ा थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंड है, ठीक है, बारिश वगैरह होती रह रही है, तो अभी अगर आप टमाटर ले रहे हैं तो होता ये है कि मान के चलो कि वो टमाटर आपका 4 दिन 5 दिन, ठीक है, अगर आपने फ्रीज वगैरह में रखा है तो वो हफ्ते भर तक चल जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको गर्मी में लेते हो तो टमाटर देखने को ऐसा मिलता है कि वो मान के चलो कि 1 से 2 दिन वो ख़राब हो जाता है, 1 से 2 दिन में। लेकिन वही टमाटर अगर आप ठंडी में लेके आइए, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, उस केस में क्या होता है कि टमाटर जो है वो आपका काफ़ी लंबे समय तक चलता है, हफ्ते 15 दिन तक वो ख़राब नहीं होता है। अब इन तीनों में हो क्या रहा है बेटा? ठीक है, जैसे मान लीजिए कहानी है यहाँ पे टोमेटो की, टमाटर की, और यही टमाटर जब आप समर में लेते हैं, ठीक है, गर्मी के सीज़न में, उस समय क्या होता है, यही सेम चीज़ अगर आप अभी के लो, ठीक है, या फिर आप ठंडी में लो, तो ठंडी में और गर्मी में दोनों के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस आता है कि जो टमाटर है वो एक समय में क्या होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और जब वही चीज़ आप ठंडी में लेके आते हो तो वो धीरे धीरे ख़राब होता है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं कहोगे कि मैम ऐसा कुछ होता है क्या कि गर्मी में, क्योंकि वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, क्लाइमेट, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो गर्मी की वजह से टमाटर ख़राब हो जाता है। यही अगर हम बात करें ठंडी में, तो ठंडी में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहता है, इसलिए टमाटर जो है वो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा बोलेंगे कि ये जो रीज़न है, ठीक है, कि टमाटर जो है समर में, गर्मी के समय में क्या हो रहा है, बहुत जल्दी स्पॉयल हो जा रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है। लेकिन यही टमाटो जब आप ठंडी में ले रहे हो तो ये क्या हो रहा है कि आप ठंडी में करेंगे तो ये बहुत ही धीरे धीरे ख़राब होगा। ठीक है, लो कह ले या फिर स्लो कह ले, सॉरी। और यही अगर आप इन दोनों के बीच में, मतलब कि अभी का समय जैसे चल रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि एक मॉडरेट टेम्परेचर पे आपका टमाटर ख़राब होगा। ठीक है, कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि चैप्टर को आप खुद गेस करो। ठीक है, ये चीज़ें आप समझिए। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि टमाटर की बात हो रही है। अब ये टमाटर, इस ऐसा क्या रिएक्शन हो रहा है कि ठंडी में टमाटर जो है वो बहुत लंबे समय तक चल रहा है और गर्मी में टमाटर जो है वो तुरंत ख़राब हो जा रहा है। तो आप कहोगे कि कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ से रिएक्ट कर रहा है, इस वजह से ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सही जवाब है। यहाँ पे जब आप टमाटो की ही बात करेंगे तो ठंडी में वो लंबे समय तक जाता है, इसका मतलब कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। अब अगर टेम्परेचर कम है तो टमाटर हमारा लंबे समय तक क्या होगा, चलेगा। और गर्मी में की अगर आप बात करो तो टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, एक लंबे समय की वजह
से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से टमाटर जो हमारा है वो तुरंत ख़राब हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बात हो रही है वो यहाँ पे बात हो रही है रेट की, ठीक है, कि किस रेट से, कितनी तेज़ी से टमाटर ख़राब हो रहा है, नहीं ख़राब हो रहा है। और वो ख़राब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो रिएक्शन कर रहा है। यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, कि आखिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और किस चीज़ के बारे में ये बताता है, ठीक है। क्यों टमाटर जो है वो एक समय में जल्दी ख़राब हो जाता है और वहीं दूसरे समय में वो धीरे धीरे ख़राब होता है। तो बेटा जो टॉपिक यहाँ से निकल के आता है वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब अगर मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखा और अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी, थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक आपका बीएससी का है, ठीक है, ये बीएससी में जो टॉपिक आप पढ़ेंगे या फिर जो चैप्टर हम कह लें, जो चैप्टर आप पढ़ोगे, ये सेम चैप्टर आपने कहीं ना कहीं क्लास 12th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपने गेस कर लिया हो चैप्टर का नाम, तो नाम हम आपको बता दें, हम पढ़ने वाले हैं आज केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली बेटा हम किसके बारे में बात करते हैं, ये चीज़ें आपको सॉरी, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, जिसके हम अंदर हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स के बाद ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स किस चीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। तो जैसा कि अभी आपको मैंने टमाटर वाली स्टोरी बताई है, तो टमाटर के स्पीड के बारे में बताया ना, किस रेट से वो रिएक्ट करेगा। तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम कह सकते हैं इट डील्स विथ द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कि कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से रिएक्ट करेगा, इसके बारे में कौन बताएगा, केमिकल काइनेटिक्स बताएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है, अभी जस्ट आ रहे हैं तो इस वजह से लग रहा है कि जुकाम। एसी का टेम्परेचर यहाँ पे, जैसे एसी जो है बाहर के, अभी जैसे आप सेम यहाँ पे भी आप देखो रिएक्शन ही हो रहा है। अभी जैसे हम बाहर से आए तो बाहर पूरा वेदर जो है वो हॉट है, धूप है, और यहाँ जस्ट जब आप तुरंत धूप से आओ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है, एसी क्योंकि चल रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो ये सेम चीज़ें सब कुछ किसके बारे में बात हो रहा है, रिएक्शन के भी बारे में। और जो चैप्टर होता है हमारा वो होता है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो बेसिकली कहें कि ये किसके बारे में बताता है, तो इट डील्स विथ द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी चीज़ है वो कितनी तेज़ी से रिएक्ट करेगा, किस स्पीड से रिएक्ट करेगा, इसके बारे में कौन बात करता है, केमिकल काइनेटिक्स बताएगा, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन होगा तो किस स्पीड से होगा, ये तो केमिकल काइनेटिक्स बताता है। दो चीज़ें होती हैं बेटा, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे रिएक्शन किस स्पीड से होगा इसके बारे में आपको केमिकल काइनेटिक्स बताएगा, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कि कोई भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा, उस रिएक्शन की फिजिबिलिटी, ठीक है, इसके बारे में कौन बताता है। आप इसके बारे में भी पढ़े होंगे कि कोई भी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक चैप्टर होता है, इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स आपने भी कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अब अगर रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन किस स्पीड से होगा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये आपको बताएगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसका रेट कैसा है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको टमाटर वाली जो कहानी बताई, तो टमाटर रिएक्ट करेगा, ये कौन बताएगा, थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन टमाटर रिएक्ट कर रहा है तो ठंडी में बहुत धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है, और गर्मी में वो क्या कर रहा है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए वो जल्दी स्पॉयल हो जा रहा है, जल्दी ख़राब हो जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है इन दोनों चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि हमने हेडिंग डाला है रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, इसका हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, फिर आपको हम बताते हैं एग्जैक्टली यह है क्या, ठीक है। डेफिनेशन इसका हम कह सकते हैं चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट and
रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम is known as rate of reaction। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। आज हम लोग बहुत अच्छे से इस चैप्टर को करेंगे, ठीक है, और हमको लगता है कि वन शॉट में हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको बता दें। मैक्सिमम चैप्टर तो ख़त्म हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है कि हम लास्ट में आके रुक जाए क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम चीज़ें बता दें जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में देखो आपने मैंने क्या बताया। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे बेटा हम बात कर रहे हैं रिएक्शन की, तो आपको मान के चलना है ना कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन में आपको पता है ना कि एक रिएक्टेंट होता है और ये किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में, ठीक है। रिएक्शन आपके दो तरीके के होते हैं। ये आपका जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो उसका सिंबल कुछ ऐसा बनता है, मतलब कि यहाँ पे एक बार अगर रिएक्टेंट जो है अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। पर यही अगर हम बात करते हैं जब इरिवर्सिबल रिएक्शन की, तो ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, सेम उसी तरीके से प्रोडक्ट से क्या बन सकता है, रिएक्टेंट बन सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन में कंपलसरी है, एक आपका क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, तो दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, डेफिनेशन में देखो हमने लिखा क्या है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन, ठीक है, सांद्रता बोलते हैं इसको हिंदी में, दोनों के कंसंट्रेशन में जब भी चेंज आएगा समय के साथ, उसी को हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैंने टमाटर का जब एग्जांपल लिया तो टमाटर का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, किसके साथ, तो टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। वही उसका कंसंट्रेशन जब आप ठंडी में देख रहे हो तो कुछ और रह रहा है, और गर्मी में जब आप देख रहे हो तो कुछ और रह रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो मतलब है, कंसंट्रेशन तो चेंज हो रहा है, लेकिन वो कंसंट्रेशन आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में से आप ऐसा नहीं है कि टाइम को भूल जाओ। तो ये आपका बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन हुआ। अब कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछता है कि आप बताओ रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन ही बताओ, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ROR, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अगर रिएक्टेंट के लिए पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो आपको उसके लिए क्या बताना है, रिएक्टेंट के लिए बेटा होता है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। हम दोनों लिख देते हैं, फिर आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट के लिए क्या लिखा गया है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज, आप कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्टेंट। पर यहीं अगर हम दूसरा बात करें, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम प्रोडक्ट के केस में बात करें कि मैम प्रोडक्ट के केस में हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये बेटा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जहाँ पे आपने रिएक्टेंट के लिए लिखा है कि ये घटेगा, वहीं जब आप प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे तो ये होता है, ये जस्ट इसका अपोजिट होगा और ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए हम कहते हैं इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, समय की तो बात करेंगे ही हम, क्योंकि आपने लिखा क्या है, रेट। तो जब कभी भी रेट आया तो टाइम तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा आपने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन में बेटा रिएक्टेंट भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। तो अगर आपको ओवरऑल डिफाइन करना है तो आप कह सकते हो कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। उसमें आपने अगर बोला तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की बात हो गई। अगर आपसे पर्टिकुलरली रिएक्टेंट के लिए पूछ रहा है कि नहीं आप रिएक्टेंट के टर्म में डिफाइन करो, तो रिएक्टेंट समय के साथ घटेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। अगर यहीं पे प्रोडक्ट के केस में बात करेगा तो प्रोडक्ट का क्या होगा, समय के साथ रिएक्टेंट घटेगा लेकिन प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम
तीनों को डिफाइन कर सकते हैं। अब ऐसा इसलिए बोला गया है, देखो आप अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे डिक्रीज लिखा है और यहाँ पे इंक्रीज लिखा है। मतलब कि जैसा कि अगर मान के चलिए एक रिएक्शन होता है, ठीक है, तो एक साइड उसके जो सबसे पहले होता है वो रिएक्टेंट, और यही रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में, ठीक है। यानी कि सबसे पहले रिएक्टेंट होता है, जब रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होता है, डिसअपियर होता है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा, खत्म होगा। तो खत्म होगा इन द सेंस आप कह सकते हो ना कि मैम ये समय के साथ घटेगा। अगर ये घटेगा तभी तो खत्म होगा भाई, अपने आप तो खत्म हो नहीं जाएगा। तो ये समय के साथ घटेगा तो खत्म होगा। इसी तरीके से आपका दूसरा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाता है, ये समय के साथ घटेगा और ये समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप ध्यान से देखो तो यही चीज़ लिखवाया गया यहाँ पे कि रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज होगा, इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, घटेगा, और यही प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, तो बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। अब इसका ग्राफ भी पेपर में पूछता है बेटा कि आप ग्राफ बना के दिखाओ, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ बनाओ किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का, तो ग्राफ आपको 3 तरीके से, जिस तरीके से आपने 3 डेफिनेशन बताया है उसी तरीके से 3 ग्राफ भी बन सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन में तो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो ये कुछ आपको कैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में तो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हैं। तो रिएक्टेंट के लिए आपने बोला कि मैम समय के साथ क्या होगा, घटेगा। तो समय के साथ घटेगा, तो आपने बोला अगर घटेगा तो घटता है कोई चीज़, तो इसका ग्राफ हम इस तरीके से बेटा प्लॉट करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और अगर कोई चीज़ समय के साथ बढ़ेगा या फिर समय के साथ ऐसे समझो कि बढ़ रहा है, ठीक है, तो समय के साथ बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो कुछ ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एक समय के साथ घट रहा है और एक समय के साथ बढ़ रहा है। अब आप हमको ये बताओ कि अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करें तो कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये वाला जो नीचे की तरफ आ रहा है ये रिएक्टेंट के लिए था, ठीक है, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये प्रोडक्ट के लिए था, ठीक है। और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे ये हो क्या रहा है, तो ये रेट में चेंज आ रहा है और किस पे रिस्पेक्ट में आ रहा है बेटा, तो टाइम के, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर रेट का समय के साथ बदलता है, ठीक है, तो रेट, अगर प्रोडक्ट की बात हम करें तो रेट जो है वो क्या होगा, बढ़ता है समय के साथ। और अगर हम बात करें रिएक्टेंट का, तो समय के साथ रेट जो है वो रिएक्टेंट का क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके अलावा बेटा यहाँ पे इसका यूनिट भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसके अगर हम यूनिट की बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट भी आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका यूनिट जो है इसको आप डिफाइन अलग अलग तरीके से कर सकते हो। पहला यूनिट तो हम लिखते हैं इसका मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, क्योंकि आप डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है। अच्छा पहले हम आपको डिफाइन करके ही बता रहे हैं। तो अगर आपको सिंपल ROR लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप कैसे लिखेंगे, चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, उतना तो अंडरस्टूड है, अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब अगर आपको और आगे बढ़ा के लिखना है तो चेंज इन द कंसंट्रेशन, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स, और टाइम को हम लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप इसके यूनिट की बात करो तो ये हो जाता है मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे सेकंड की बात हुई है, और क्योंकि टाइम है तो आपको पता ही है कि टाइम चाहे सेकंड में रहे, ठीक है, तो सेकंड में रहे तो भी आप उसको डिफाइन कर सकते हो। वो चीज़ें आवर में भी जा सकती हैं, मिनट में भी जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा टाइम का यहाँ पे सिर्फ सेकंड होगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, जस्ट प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। तो ये आपका हो गया चेंज इन द कंसंट्रेशन। इसका जो डायमेंशन, जब हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको मोल लीटर इनवर्स लिखते हैं, टाइम को हम लिख देते हैं सेकंड इनवर्स। जस्ट ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो फॉर्मूला, या फिर हम कहें कि यूनिट क्या निकल के आएगा इसका, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपका हो जाएगा यूनिट किसका होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन कहीं कहीं क्या होता है कि ये जो यूनिट है, ठीक है, ये अलग अलग तरीके का दिया होता है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही है। तो स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें फिक्स रहेंगी, ये मोल लीटर इनवर्स कांस्टेंट रहेगा। सेकंड को आप खुद सोचो, क्या आप इसको आवर नहीं लिख सकते, तो आवर इनवर्स भी हो सकता है। ये आपका मोल लीटर इनवर्स
उसके अलावा और क्या हो सकता है, मिनट इनवर्स भी हो सकता है या फिर सेकंड इनवर्स, मतलब इनमें से कुछ भी रहे तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, यूनिट ही है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। अच्छा, इस चैप्टर में आपको हम और चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे होता क्या है कि जब अभी आप पढ़ोगे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जैसे अभी हमने रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताया, तो अब ये रेट ऑफ रिएक्शन कुछ ऑर्डर का होता है, आप पढ़े होगे 12th में, ठीक है, कि मान के चलिए कुछ होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसी में कुछ आपको देखने को मिलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कुछ होते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस प्लस आप उनके यूनिट्स के बारे में भी पढ़ते हो कि अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है देन यूनिट क्या होगी, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये यूनिट बता दिया। ग्राफ के लिए बेटा थोड़ा सा आपको एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं, वो चीज़ें बहुत आसान है, आप देख लेना। अगर ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ पूछ रहा है तो ये इस तरीके से बनेगा। अगर आपका ग्राफ जो है वो सिर्फ किसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, अगर ग्राफ जो है वो सिर्फ आपसे प्रोडक्ट या फिर पर्टिकुलरली रिएक्टेंट के लिए पूछ रहा है तो उस केस में क्या होगा उसके बारे में भी देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ रेट ना लिख के आप कंसंट्रेशन लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ बढ़ेगा और इधर टाइम है। तो ये आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। अगर सिर्फ रिएक्टेंट के लिए पूछेगा तो रिएक्टेंट का ग्राफ आप कुछ इस तरीके से प्लॉट करेंगे, रिएक्टेंट यहाँ पे कंसंट्रेशन ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम ही रहेगा, लेकिन रिएक्टेंट क्या हो रहा है, सिर्फ रिएक्टेंट देखो तो ये समय के साथ घट रहा है, तो ये आपका रिएक्टेंट का ग्राफ हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर सिर्फ आपसे प्रोडक्ट का पूछे तो प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे, प्रोडक्ट के लिए भी सेम काम करना है, ये कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ होगा और आपका जो टाइम है ये क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, और प्रोडक्ट जो है वो समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ता है, ठीक है। तो आप उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें से आप डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब आगे हम आपको थोड़ी सी और चीज़ें इसके अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट हम लिखते किस तरीके से, ठीक है। पेपर में रेट लिखने के लिए ज़रूर आता है कि अगर कोई रिएक्शन है तो उसका रेट आप किस तरीके से लिखोगे, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको एक बार हम थोड़ा सा और बता दे रहे हैं, ठीक है, तब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि हमें भाई पढ़ना क्या है, तो टमाटर से हमने समझा कि टमाटर के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है, वही टमाटर सेम है, गर्मी में कुछ और तरीके का रिएक्शन शो कर रहा है, ठंडे में कुछ और तरीके का रिएक्शन शो कर रहा है। जब हमने उसके रीज़न की बात करी कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, तो पता चला कि टमाटर रिएक्ट करता है, ठीक है। अब टमाटर किस स्पीड से रिएक्ट कर रहा है, इसके वजह से उसका जो रेट है वो चेंज हो जा रहा है, क्योंकि ठंडी में टेम्परेचर बहुत कम होता है तो टमाटर धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप गर्मी की बात करो तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसीलिए टमाटर का जो स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। सेम यही चीज़ जूस के साथ अगर आप समझ रहे होगे अब आप, तो क्या हो जाएगा, जो जूस आप वहाँ पे देखते हैं ना मॉल्स वगैरह में रखे होते हैं, जैसे कि बहुत सारे जूस आते हैं, एक रियल आता है, ठीक है, तो उस जूस के साथ क्या होता है कि वहाँ पे जो उसका रेट है, जो रिएक्शन का रेट है, उसकी जो स्पीड है उसको घटा दिया जाता है, ठीक है, इसलिए वो जूस ख़राब होने में टाइम लेता है। लेकिन जबकि यहीं जब आप दुकान पे जाते हैं और जूस पीते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उसका जो रेट है, रिएक्ट करने का रेट है, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है, इसलिए वो विद इन आवर क्या होता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, और ये डील कौन करता है इन सब चीज़ों से, अगर बात करें कि ये हो किस वजह से रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की वजह से। रेट ऑफ रिएक्शन को हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फिजिबिलिटी, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन के होने की फिजिबिलिटी यानी कि होगा कि नहीं होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स बताता है, अगर होगा तो किस स्पीड से होगा, ये आपको केमिकल काइनेटिक्स बताता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, तो किसी भी एक रिएक्शन में एक आपका रिएक्टेंट होगा और एक आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। समय के साथ धीरे धीरे रिएक्टेंट खत्म होता है और तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इतनी चीज़ें देख लीजिएगा। तो दोनों के समय में समय को हम देखेंगे, उसके अलावा उनका कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे, कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, तभी जाके आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो पाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें देख लिया तो फिर आपको यही चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई है कि रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। अगर आपसे इसका ग्राफ पूछ ले तो रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ कुछ आप इस तरीके से बनाओगे। सिर्फ अगर आपसे प्रोडक्ट का पूछ रहा है तो प्रोडक्ट आपको दिखा देना है कि मैम प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ेगा, और अगर आपसे सिर्फ रिएक्टेंट का पूछ रहा है तो रिएक्टेंट समय के साथ घटेगा, ठीक है। अच्छा,
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है ना टाइम के साथ, तो यहाँ पे रेट नहीं लिखेंगे, वैसे मैंने लिख दिया था, कोई बात नहीं, रेट ना लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे यूनिट पूछता है तो यूनिट आप इस तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि आपने रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन टाइम। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन इसको हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, टाइम को सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो एक तो ये यूनिट हो गई, उसके अलावा ये भी यूनिट आ गई, तो चीज़ें सही हैं। तो इतनी चीज़ें होती हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बेटा, इसको आपको देखना है। अब हम बात करेंगे कि अगर मान के चलिए अब एक रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ तो आपने लिया, अगर किसी रिएक्शन का आपको रेट लिखना है तो फिर आप उसका रेट किस तरीके से लिखोगे, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा, ठीक है, उसके बारे में उसमें हम ये समझेंगे कि कोई भी अगर रिएक्शन है तो उसका आपको रेट किस तरीके से लिखना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ऐसे छोटा सा बना लेते हैं, हाउ टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी इक्वेशन, ठीक है। बेसिकली आपके पेपर में यहाँ से सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, कि कोई आपको एक रिएक्शन दे देगा और आपसे या तो उसके बारे में चीज़ें पूछ ले या तो सीधे आपसे कह दे कि आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख के तैयार करो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ठीक है, देखिए हम बताते हैं। सबसे पहले आप मान के चलिए कि एक हम ऐसे पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है हमारे पास ए प्लस बी और ये कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी एंड कैपिटल डी। देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेम मत समझ लेना। एक स्मॉल जो लिखा है वो आपके सारे कॉफिशिएंट हैं, जो कैपिटल वाले हैं सारे वो वेरिएबल्स हैं। मैथ में अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप पढ़ते हो एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स होते हैं और उनके आगे जो नंबर लिखा है, जैसे कि अगर 2x हो गया 3y हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये जो आपके ए हैं, ठीक है, बी, ये स्मॉल सी स्मॉल डी, इन सब को क्या कहते हैं, ये आपका कॉफिशिएंट ही है, ठीक है। लेकिन जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो इसको हम बोलते हैं स्टीशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ठीक है। तो मतलब नहीं है कुछ ऐसा, बस वो क्या है कि नॉर्मल कॉफिशिएंट हम मैथ्स में कहते हैं, केमिस्ट्री है तो इसको हम कह देते हैं स्टीशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये आपके जो ए बी सी डी हैं ये आपके वेरिएबल्स हैं मेनली। रिएक्टेंट में आपके दो दिख रहे हैं, दो आपका रिएक्टेंट है, एक तो आपका ए है और दूसरा ये बी है, ठीक है। ये आपका हो गया सी और ये हो गया डी। ये आपका क्या है, रिएक्टेंट में दो प्रोडक्ट और इधर प्रोडक्ट में भी आपके दो हैं और रिएक्टेंट में भी दो हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये ए बी सी डी के अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको हम ए बी सी डी ना लिख के अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा लिख देते हैं, ठीक है, तब शायद आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे आप इसको लिख दो अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा गामा और ये हो गया डेल्टा, ठीक है। अब देखिए हम इसकी स्पीड के या फिर रेट के बारे में कैसे समझते हैं। चलिए अब कुछ चीज़ें आप और समझो थोड़ा सा। ये मान लो अगर आपका एक रिएक्टेंट है, ठीक है, तो ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट, और ये दोनों सी एंड डी ये क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। अभी आपको मैंने बोला कि जब कभी भी अगर आप किसी भी रिएक्शन के बारे में बात करोगे तो रिएक्टेंट में क्या होगा, वो समय के साथ क्या होगा, घटेगा, जबकि जो प्रोडक्ट है वो समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये ख़त्म होगा, ये धीरे धीरे डिसअपियर होगा, तभी तो इसका फॉर्मेशन होगा। तो बस यही चीज़ें हैं। अब इसी को बताने के लिए बेटा दो शब्द आता है, जैसे ये घट रहा है, ठीक है, तो ख़त्म हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो इसको बताने के लिए एक वर्ड आता है, इसको हम बोलते हैं डिसअपियर, ठीक है, या फिर डिसअपियरेंस। यहाँ पे प्रोडक्ट क्योंकि ये बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं अपीयरेंस। आपको ये दो चीज़ें समझनी है, ठीक है। एक होता है डिसअपियरेंस और एक होता है अपीयरेंस, ठीक
ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है, थोड़ा सा एक चीज़ और समझना है। पहली चीज़ तो आपको ध्यान देना है कि रिएक्टेंट के लिए जो वर्ड यूज करना होता है वो होता है डिसअपियरेंस, प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे हम अपीयरेंस, ठीक है। अब थोड़ी सी एक और चीज़ें समझ लीजिए, ठीक है, समझना नहीं है, ये कॉमन सी चीज़ है, बस आप जानते भी होगे, हो सकता है मैक्सिमम लोग जानते हो कि अगर ये समय के साथ खत्म हो रहा है, ठीक है, डिसअपियर हो रहा है, तो धीरे धीरे कम हो रहा होगा। अगर कोई चीज़ कम होगा तो इसको हम हमेशा लिखेंगे नेगेटिव में, ठीक है। मतलब कि अगर आपको डिसअपियरेंस बताना है, ठीक है, कि एक आप डिसअपियरेंस बताओ तो उसको आप माइनस से डिनोट करोगे, आगे आपको नेगेटिव लगा देना है क्योंकि वो समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप अपीयरेंस लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये समय के साथ धीरे धीरे बन रहा है तो इसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव लिखना है। अब आप समझ नहीं रहे होगे कि क्या नेगेटिव पॉजिटिव हम बता रहे हैं। चलिए अब आपको हम लिख के बताते हैं कि एग्जैक्टली ये लिखा कैसे जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है, मान के चलो एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपको इसका रेट लिखना है, ठीक है। तो रेट लिखना है, तो रेट लिखने के लिए क्या करेंगे हम, इसका अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखो तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए आपको सबसे पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट मैंने बता दिया, ठीक है। उसके अलावा ये दोनों समय के साथ घट रहे हैं, कौन से, ए वाले और बी वाले, ठीक है। तो हम सबसे पहले 4 चीज़ें हमको लेनी पड़ेंगी, ठीक है। 2 आपके रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, 2 घट रहे हैं, तो आपको लिखना है डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस ऑफ ए आपका क्या है, रिएक्टेंट है। उसी तरीके से आपको दूसरा लिखना है डिसअपियरेंस ऑफ बी, ठीक है। ये आपके दोनों ए एंड बी कहाँ आ रहे थे, रिएक्टेंट में आ रहे थे, तो ये दोनों समय के साथ क्या होंगे, घटेंगे, इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं डिसअपियरेंस। इसी तरीके से आप सी और डी पे अगर जाओ तो वो दोनों समय के साथ बेटा बढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि समय के साथ धीरे धीरे जब ये खत्म होगा तो वो बनना शुरू होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अपीयरेंस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, या फिर यहाँ पे आप रेट भी लगा सकते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी की बात करें, क्यों अपीयरेंस इसलिए लिखा क्योंकि ये प्रोडक्ट वाला पार्ट है। ये भी क्या हो जाएगा आपका लास्ट, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ए एंड बी ये दोनों आपके रिएक्टेंट में आ रहे हैं, सी एंड डी ये दोनों आपके प्रोडक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया रिएक्टेंट समय के साथ घटेगा, इसलिए हम वहाँ पे साइन लिखेंगे नेगेटिव का, ठीक है। अच्छा, लिखने का तरीका, चलो एक चीज़ आपको हम थोड़ा सा और बता रहे हैं, आप जानते रहिए, बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। 2 तरीके का होता है, एक तो हम एवरेज रेट लिख लेते हैं और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो अगर कोई चीज़ फिक्स्ड है, ऐसे समझो अगर कोई चीज़ फिक्स हो गई है, कोई चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसको हम एवरेज मान के चलते हैं, एवरेज से लिख देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंबल लगा देते हैं ऐसे डेल्टा। अगर आप एवरेज लिख रहे हो ओवरऑल, डेल्टा। अगर आप इंस्टेंटेनियस लिख रहे हैं, मतलब कि इंस्टेंट कोई चीज़ हो रही है नहीं हो रही है उसको बताने के लिए हम लिखते हैं डी, और ये डी होता है स्मॉल डी, ठीक है। मैथ्स में आता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं तो डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो वो सिंबल लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पे हम इंस्टेंट रेट की बात कर रहे हैं ना, कि तुरंत हो रहा है, तुरंत नहीं हो रहा है, ये चीज़ें हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल डी का यूज करेंगे, ठीक है। तो एवरेज रेट की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे। अब लिखने का तरीका आपका होगा ये, ठीक है, डी बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। एक्स की जगह हम यहाँ पे अगर ए लिखेंगे तो ए की बात करेंगे। उसके अलावा एक चीज़ और देखिए, अगर डिसअपियर हो रहा है तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, अपियर होगा तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। चलिए अब अगर इसको हम लिखें तो देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए लिखना है तो ये हो जाएगा डी अपॉन क्या हो जाएगा, डी ए का आपको लिखना है, समय के साथ हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक है। क्योंकि डिसअपियर हो रहा है तो साइन किसका आ जाएगा बेटा, माइनस का। लिख लिया आपने, देखो कितना आसान है। इसी तरीके से अगर आप बी का लिखोगे ये हो जाएगा माइनस डी ऑफ बी अपॉन डी टी, क्लियर है। अगर आप सी का लिखेंगे, क्योंकि सी आपका प्रोडक्ट वाले साइड आ रहा है, तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, डी ऑफ सी अपॉन क्या आ जाएगा, डी टी, लेकिन साइन किसका होगा, प्लस का, क्योंकि ये अपीयर हो रहा है, समय के साथ बन रहा है, ठीक है, जबकि ये ख़त्म हो रहे थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी और कैपिटल डी अपॉन क्या आ जाएगा, डी टी, और सिंबल आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये आपने बता दिया कि ये दोनों जो है ये आपके क्या है, रिएक्टेंट हैं,
ठीक है, और ये नीचे वाले दोनों कहाँ आ रहे थे, प्रोडक्ट में आ रहे थे। ठीक है, अब क्लियर है कुछ चीज़ें, देखिए तो ये लिखने का तरीका होता है अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है जिसका हो रहा है, जिसका पूछ रहा है, जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी बताओ, तो सबसे पहले आपको देखना है कि सी है किधर, रिएक्टेंट में है या प्रोडक्ट में है। अगर रिएक्टेंट में है, ठीक है, तो आपको उसमें माइनस लगाना है डी ऑफ सी, और क्योंकि टाइम के साथ हो रहा है तो अपॉन में डी टी हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, अगर वो चीज़ें आपके प्रोडक्ट में है तो आपको सिंबल किसका लगा लेना है, प्लस का लगा लेना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना होता है। ये तो आपका हो गया अगर आपसे किसी एक का पूछे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस बताओ। ठीक है, अगर आपसे ओवरऑल पूछ ले कि रेट बताइए, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, हम आपको यहीं करके बताते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि रेट आप बताओ, तो रेट बताने के लिए क्या करना है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ऊपर था, ये रिएक्शन जो हम मान के चले थे इसी का हम रेट लिखते हैं। ओवरऑल रेट जो होता है बेटा वो अलग होता है। ठीक है, और अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस जो होता है वो अलग होता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैंने अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखा है तो यहाँ पे हमने कॉफिशिएंट को छोड़ दिया है, जो स्टीशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हैं आपके उनको हमने छोड़ दिया, उन पे किसी भी तरीके का कोई बात नहीं किया है। लेकिन यहीं पे जब आप ओवरऑल रेट लिखोगे, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉफिशिएंट को भी लिखना है। क्यों, क्योंकि अब आप ओवरऑल की बात कर रहे हो तो उसको छोड़ थोड़ी सकते हैं। अब आप देखिए अगर हम इसका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, ROR, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले ये जो आपको नीचे मैंने सिखाया है अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, ये एज इट इज़ लिख देना है। बस आपको थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, जो आपका कॉफिशिएंट दिया है, ठीक है, कॉफिशिएंट जो है अब आप उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी लिखना है। अभी या तो आप उसको पहले लिखो या तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद कॉफिशिएंट को अपॉन में ऐड कर दीजिए। तो आपका सबसे पहले ए है, तो ए के लिए हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लिख रहे हो ए के लिए तो क्या है ये आपका डी ऑफ, पहले तो साइन आपको ध्यान रखना है माइनस, ठीक है, माइनस डी ऑफ ए अपॉन में क्या है डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ बी अपॉन में आ जाएगा डी टी इक्वल टू प्लस सी ऑफ प्लस डी सी ऑफ डी टी और इक्वल टू में एक और है ना रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, प्लस डी ऑफ कैपिटल डी अपॉन डी टी। ये जगह उधर नहीं है इसलिए नीचे लिख दिया। ठीक है, सब एक ही लाइन में रहता है। अच्छा, इसको हम इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको आप लिखेंगे इज इक्वल टू प्लस डी ऑफ कैपिटल डी अपॉन में क्या आ जाएगा डी टी। अब देखो आप कहीं ध्यान से अगर आप चीज़ें देखिए तो ये जो नीचे हमने अलग अलग करके लिखा था डी ऑफ ए, ठीक है, डी ऑफ बी, डी ऑफ सी अपॉन डी टी, यही अब ऊपर क्या लिख दिया है, एक साथ लिख दिया है। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं लिखे हैं हम, जो नीचे अलग अलग लिखा गया था, ठीक है, पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ों के लिए अगर आप ओवरऑल बताएंगे तो उसको आप एक साथ लिखेंगे। ठीक है, अब देखो दोनों में चेंज क्या होता है, थोड़ा सा सिर्फ चेंज आपको देखने को मिलेगा। जब आप अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस बताते हैं तो आप किसी भी तरीके का कोफिशिएंट का यूज नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट देखो हमने लिया था अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये आपका कोई नंबर भी हो सकता है 1 2 3 4। ठीक है, आप इसके लिए बिल्कुल फ्री हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर आप कोफिशिएंट लिखोगे तो सबसे पहले आपको ये काम आपने करा, अब आपको क्या करना है, कोफिशिएंट लिखना है तो इसको हम हमेशा 1 अपॉन में लिखेंगे। तो यहाँ पे ए का कोफिशिएंट था अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप लिखोगे बीटा के लिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपका तैयार है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन का रेट लिख देते हैं। अब आपसे रेट ऑफ रिएक्शन से किसी भी तरीके का कोई सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपने रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ लिया क्या होता है, ग्राफ भी देख लिया, यूनिट भी देख ली, किसी रिएक्शन का रेट लिखते कैसे हैं ये भी हमने बात करा। ठीक है, अब आपको हम एक रिएक्शन भी लिख के बता दे रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से आपने यहाँ पे सारी चीज़ें करी हैं सेम वही होता है। यहाँ पे ABCD लिया था हमने, वहाँ पे कोई एक रिएक्शन होगा आपके सामने। ठीक है, तो चलिए इसमें आपने देख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम इसी तरीके से हम एक और रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन हम लेते हैं और एक बड़ा ही फेमस रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जो आप हैबर प्रोसेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर एक रिएक्शन लेते हैं हम, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन।
ठीक है, फिर से एक रिएक्शन लेते हैं और फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हैबर प्रोसेस में आप पढ़ते हैं रिएक्शन होता है N2 + 3H2, एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कन्वर्ट हो जाता है 2NH3 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा अमोनिया बना। हैबर प्रोसेस में यहाँ पे कैटलिस्ट वगैरह भी होता है। ठीक है, आयरन होता है कैटलिस्ट आपका, और प्रमोटर होता है मॉलिब्डेनम, पर यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन पिछले वाले से थोड़ा, उससे तो छोटा ही है। ठीक है, आपने तो बड़ा वाला कर लिया, ये तो छोटा ही है। अब आपको कुछ चीज़ें बस समझ लेना है कि कौन सा प्रोडक्ट में है, कौन सा रिएक्टेंट में है, कौन डिसएपियर हो रहा है, कौन एपियर हो रहा है, और कॉफिशिएंट क्या है, बस इतनी चीज़ें ध्यान देनी है। चलिए ध्यान से देखो, तो ये दोनों N2 और H2 ये आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट है तो ये समय के साथ बेटा क्या होगा, घटेगा। घटने को हम यहाँ पे लिखेंगे डिसएपियर। ठीक है, और साइन जो लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है, इसकी अगर आप बात करो तो ये आपके प्रोडक्ट है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया प्रोडक्ट है और ये समय के साथ बन रहा है, यानी कि ये समय के साथ अपीयर हो रहा है। और यहाँ पे जो सिंबल हम लगाएंगे वो किसका लगाएंगे, पॉजिटिव का लगाएंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बस और देख लेना है, इतनी चीज़ें हो गई, बस आपके मैक्सिमम काम खत्म। बस आपको क्या करना है, कॉफिशिएंट देख लेना है कि मैम कॉफिशिएंट क्या है। आप देखो N2 के बाहर कुछ नहीं लिखा है, N2 के पहले जो है ऐसा कोई नंबर तो दिख नहीं रहा है, 1 2 3 4, तो अगर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि 1 होगा। ठीक है, कॉफिशिएंट 1। यहाँ पे आप देखो H2 के बाहर कॉफिशिएंट लिखा है 3, और इसी तरीके से यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, 2। ठीक है, कॉफिशिएंट या फिर इसी को कहते हैं स्टीशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। चलिए, अब ये आपको अगर इतना पता चल गया तो अब आसानी से सबसे पहले आप लिखो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। अपीयरेंस डिसअपीयरेंस आपसे पूछेगा तो वो भी आप बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम ओवरऑल लिखते हैं, तो ओवरऑल लिखेंगे सबसे पहले क्या करना है आपको, डी ऑफ, अब यहाँ पे ABCD नहीं है, ध्यान देना है आपको, यहाँ पे N2 है, A की जगह क्या है, N2 है, यहाँ पे ये B है, और ये आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या है, C है। ठीक है, तो रिएक्टेंट में आपके 2 आएंगे, प्रोडक्ट में आपका 1 आएगा, तो ये हो जाएगा क्या, D ऑफ N2 अपॉन में क्या आ जाएगा, DT। ठीक है, चलिए, क्योंकि डिसअपियर हो रहा है तो साइन किसका आएगा, ये नेगेटिव का आ जाएगा, उसके अलावा साइन आएगा नेगेटिव का। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखो इसका कॉफिशिएंट तो 1 है, तो 1 है तो चाहे तो आप लिखो या आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मत ही लिखो, ज़्यादा बेटर है। इक्वल टू, अब क्या है, H2 है, तो H2 को आप क्या लिख लेना है, D कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन क्या हो जाएगा, DT, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट में ही है और समय के साथ धीरे धीरे डिसअपियर होता है, साइन आपको लगा देना है माइनस का बेटा। उसके अलावा आपको यहाँ पे देखो कॉफिशिएंट दिया हुआ है, यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 था, तो 1 आप लिखो ना लिखो वो अंडरस्टूड है, लेकिन अगर आप H2 के साथ देखो तो कॉफिशिएंट दिया है 3। ठीक है, तो 3 है तो इसको आपको सीधे 3 नहीं लिखना है, आपको इसको 1/3 लिख लेना है। ठीक है, तो ये इसका आपका कॉफिशिएंट हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट के साइड, तो प्रोडक्ट में आप जब आओगे तो प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है NH3। ठीक है, दैट इज अमोनिया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको लिखते समय D ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन में क्या आ जाएगा, DT। ठीक है, चलिए, अगर आप यहाँ पे बात करो साइन का कि माइनस होगा या प्लस होगा, तो क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट जो है वो आपका बन रहा है, तो सिंबल किसका आ जाएगा, साइन यहाँ पे आ जाएगा प्लस का। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बात करिए कि इसका मैम कॉफिशिएंट क्या होगा, तो कॉफिशिएंट आपको क्लियरली दिख रहा है 2 दिया है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, 1/2। तो ये आपका कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन तैयार है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत आसान है ये तो। ठीक है, अब अगर आपसे सिर्फ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस पूछ रहा है तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, डिसअपियरेंस या अपीयरेंस अगर पूछा जाएगा तो उस केस में क्या करोगे वो भी बता दे रहे हैं आपको हम। ठीक है, तो डिसअपियर हो कौन रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, ठीक है, N2 डिसअपियर हो रहा है, दूसरा डिसअपियरेंस ऑफ क्या हो जाएगा, H2, और तीसरा है अपीयरेंस ऑफ NH3। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब इसको करने के लिए करना क्या है,
N2 आप देखेंगे अगर डिसअपियरेंस लिखना है तो आपको सिर्फ देखना ये है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप ओवरऑल रेट लिखते हैं तो वहाँ पे आप कोफिशिएंट का यूज करते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस बताते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कोफिशिएंट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपीयरेंस में क्या करना है, सेम आपको यही चीज़ें लिख देनी है, कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। फिलहाल N2 का कोफिशिएंट 1 है तो कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा माइनस, माइनस लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिसअपियर, ठीक है। तो माइनस डी ऑफ N2 अपॉन क्या आ जाएगा, dt, क्लियर है। अगर आप H2 की बात करो तो H2 भी डिसअपियर हो रहा है, लेकिन कॉफिशिएंट उसका है, कॉफिशिएंट दिया है 3, पर आपको कॉफिशिएंट लिखना नहीं है, ठीक है। तो अगर कॉफिशिएंट नहीं लिखना है तो अगर आप H2 का लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी ऑफ H2 अपॉन में क्या आ जाएगा, dt, ठीक है। चलिए अब तीसरा है NH3। अगर आप NH3 की बात करो तो सबसे पहले तो वो अपीयर हो रहा है, कोफिशिएंट आपको लिखना नहीं है, तो सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो साइन लगेगा मैम वो प्लस का लगेगा और ये हो जाएगा डी ऑफ NH3 अपॉन dt, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने डिसअपियरेंस और अपीयरेंस ये तीनों चीज़ें आपने बता दी, ठीक है। ये आपका कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन तैयार है, ठीक। अब इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, किसी भी रिएक्शन का हम रेट लिखते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है, ठीक है। तो ये आपका एक स्टार्टिंग का ही पोर्शन था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसका आप रेट कैसे लिखेंगे। अब अगर यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो जिस तरीके से ये आपने लिखा है अब इसका एक छोटा सा लॉ आता है, ठीक है। आगे चलते हैं और अगले टॉपिक पे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो एक छोटा सा इसके बाद एक और टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या होता है, तो जिस तरीके से आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है ना, ये उसी का एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, ठीक है। अगर आप बात करो होता क्या है, तो इट इज़ अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज़ अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। करते कैसे हैं इसको, होता क्या है, ठीक है। तो सिंपल इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो किसी भी रेट का, ठीक है, कंसंट्रेशन, ठीक है, डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ reactant used in rate law expression, ठीक है। अभी होता क्या है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बट ये बहुत आसान है, ठीक है। पहले आपको ध्यान देना है ये रेट ऑफ रिएक्शन का ही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आप कंसंट्रेशन की तो बात करते हो बेटा, पर वो कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट का नहीं होता है, ठीक है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि जो कंसंट्रेशन आप लेते हैं वो रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट का नहीं होता। चलो फिर से फटाफट एक रिएक्शन को हम कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं एक रिएक्शन है, ठीक है, ये हो गया आपका अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी और ये बनाएगा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट। अब हमको प्रोडक्ट से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ किसकी, रिएक्टेंट की। और आपको क्या करना है, इसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखना है और वो लिखना है किस फॉर्म में, रेट लॉ एक्सप्रेशन के फॉर्म में। ये बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन ध्यान दीजिए कहाँ से आया, आप एक और चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है। आप सोच रहे होगे मैम बस चैप्टर का नाम बता रही हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप पढ़े होगे, कभी ना कभी तो पढ़े ही होगे। एक चैप्टर है आपका क्लास 11th में, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं क्लास 11th में चैप्टर होता है आपका इक्विलिब्रियम। तो जब आप इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, शुरू करते हो, तो जैसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आते हैं, ठीक है, वहीं पे आता है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। एक लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें जो साइंटिस्ट होते हैं वो लॉ ऑफ मास एक्शन में यही बताते हैं कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वहाँ पे उसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक रेट कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो उसी को इन्होंने नाम दे दिया रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से अगर आपको रेट लॉ लिखना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप रिएक्टेंट ले रहे हो, क्योंकि प्रोडक्ट मैंने पहले ही काट दिया है, आप ध्यान से देखो तो ये जो रेट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक कंसंट्रेशन टू द पावर, मतलब पावर का मतलब है आगे आपका जो भी कॉफिशिएंट है, ठीक है।
कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई, ठीक है। ये एक्स और वाई क्या है, पावर, ठीक है, उनके ऊपर जो भी पावर है। तो इस तरीके से ये आपने लिखा, यही होता है आपका बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, आप इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाओ। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे हम एक वैल्यू लेते हैं। अब आप इसको डिफाइन करोगे, रेट इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को हटा रहे हैं और हम लिखेंगे यहाँ पे के ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई, ठीक है। अब क्या है, ये के क्या आ गया है बेटा, तो इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। के इज़ द रेट कांस्टेंट, के है आपका रेट कांस्टेंट। और ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया है इसी को हम बोलते क्या है, ये होता है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब देखिए, ये जो आपका निकल के आया है यही छोटा सा टॉपिक होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन की। जब बात करते हैं तो ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, ठीक है, इसको आपको सिर्फ ध्यान देना है, बाकी रेट लॉ में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहीं से देखो, अगर आपको रेट लॉ समझ में आ गया तो सबसे पहले तो बहुत आसान है, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। एक तो आपका रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, इसमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना है नहीं, जो है सो रिएक्टेंट ही है, ठीक है। करना क्या है आपको, रिएक्टेंट का आपको लिख लेना है, रिएक्टेंट को इस फॉर्म में, एक लॉ के फॉर्म में लिखना है। रिएक्टेंट में जो भी उसका कंसंट्रेशन होगा बस आपको वही लिखना है। तो हमने लिख दिया ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, ठीक है। अब इसी कंसंट्रेशन में आप देखो, ये एक्स और वाई जो है वो कुछ और नहीं है, कॉफिशिएंट ही है। आगे जो नंबर्स लिखे होते हैं ना उसी को ऊपर भेज दिया है, बस उन्होंने यही बताया था कि जो भी आपके कॉफिशिएंट हैं वो पावर में चले जाएंगे। किसने बताया था, मास एक्शन ने, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन ने इक्विलिब्रियम में। ये लॉ उन्होंने दिया वहाँ था, यहाँ पे सिर्फ हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे का काम बना बनाया था उसका उठा के रख लिया, ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। अब यहीं पे आपको रेट लॉ समझ में आ गया, जस्ट यही होता है। अब यहीं से एक और नया टॉपिक निकल के आ जाएगा, क्या आएगा देखिए, ये जो आपने लिखा है एक्स एंड ये जो है दूसरा वाला वाई, ये क्या है, ये आपके कॉफिशिएंट है, ठीक है। और इसी कोफिशिएंट को अब आपको क्या करना है, अगला जो हमारा टॉपिक निकल के आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये अगला टॉपिक जो है ये यहीं से शुरू हुआ है। और इसमें करना क्या होता है, जस्ट अगर इसकी बात करें बेटा तो ये बहुत आसान सा है, ठीक है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, जो आपने यहाँ पे एक्स एंड वाई निकाला है ना, ये पावर एक्स और वाई, तो यहाँ पे x एंड y जो है ये कॉफिशिएंट है। अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना है, इसी x और y को क्या करना है, जोड़ देना है, मतलब x प्लस वाई कर देना है। तो कोई भी एक रिएक्शन होगा उसका कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट होगा, मास एक्शन के हिसाब से उस कॉफिशिएंट को आप पावर में भेजोगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में दोनों को जोड़ देंगे। नहीं समझे, देखिए क्या करना होता है कि सबसे पहले मान लो एक रिएक्शन है, तो रिएक्शन हम मान के चलते हैं, ठीक है, कोई भी एक रिएक्शन मान लेते हैं, कंसंट्रेशन वाले से ही मतलब है, हमको प्रोडक्ट से लेना देना है नहीं, ठीक है। तो मान के चलिए जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करिए तो डेफिनेशन क्या होता है, आपने किया क्या है, कंसंट्रेशन वहाँ पे था, उसके पावर को आपने जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल डिफाइन करते हैं, इट इज़ द सम ऑफ ऑल दी concentration term used in the rate law expression। सबसे पहले तो आपने रेट लॉ लिखा, ठीक है, जो कि मास एक्शन ने बताया था, उसमें जो भी पावर था एक्स और वाई पावर में थे ये दोनों, उसी पावर को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब अगर पावर आपके जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो दो ही था ना, एक्स प्लस वाई, अगर आपके एक्स वाई जेड मतलब जो भी हो, ठीक है, जितने भी पावर रहेंगे उन सब को आपको जोड़ना है। मतलब कि कंसंट्रेशन टर्म 2 है तो दोनों के पावर को जोड़ो, 3 है तीनों को जोड़ो, 10 है 10 के पावर को जोड़ना है। वैसे 10 होते नहीं है, मैक्सिमम 2-3 तक जाएंगे। जितने भी पावर्स हैं उन सबको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। और कौन से पावर, तो ध्यान रखिएगा जो सिर्फ रिएक्टेंट में होगा, प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि रेट लॉ में सिर्फ रिएक्टेंट की बात की गई। उनकी कंसंट्रेशन के टर्म के जो पावर है उनको जोड़ देना है, यही क्या होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, इससे आसान टॉपिक आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब अगर इसको हम डिफाइन करें कि ये होता कैसे है, ठीक है, तो सिंपल आपने अभी निकाला ना रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्या निकाला था आपने, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये था आपका रेट, ठीक है, R इज इक्वल टू रेट, क्या था, K
a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y। तो अगर आपको अब लिखना है इसी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने के लिए हम सिंपल करेंगे बेटा x प्लस वाई। ठीक है, हो गया, ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्वेश्चंस इस पे आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा इस पे टफ क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका सिंपल रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको दिया रहेगा रेट इज इक्वल टू के, कोई एक टर्म दे दिया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम अमोनिया वाला रिएक्शन लेते हैं, तो क्या था आपका N2 प्लस 3H2 NH3 प्रोडक्ट बन रहा है, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको रिएक्टेंट से मतलब है। तो रिएक्टेंट आपका क्या था N2 प्लस 3H2। ठीक है, और ये बना रहा था प्रोडक्ट अमोनिया। तो आप ले लो N2 और दूसरा क्या है H2। ठीक है, अब हम आपको लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना सिखा रहे हैं कैसे होता है। N2 का बेटा कॉफिशिएंट 1 है और H2 का कॉफिशिएंट है 3। ठीक है, तो इसी कॉफिशिएंट को आपको पावर में भेज देना है। N2 पे ऊपर क्या आ जाएगा 1 और H2 के ऊपर क्या आ जाएगा 3। जो कॉफिशिएंट यहाँ पे सामने रखा है उस कॉफिशिएंट को पावर में भेज देना, यही बताया था लॉ ऑफ मास एक्शन ने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए मैंने क्या बोला, बस आपको इसी एक्स एंड वाई, अब आप देखो ये एक्स एंड वाई की प्लेस पे तो आए, इन दोनों को जोड़ देना है, जो आएगा वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अगर आप दोनों को ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू, ठीक है, फिलहाल ऑर्डर, अगर आप यहाँ पे ऑर्डर निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 3, इसको आप जोड़ो क्या आएगा 4, यानी कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 4। ठीक है, तो जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये ऑर्डर आपके ऐसा नहीं है कि हमेशा होल नंबर ही आएंगे, ये आपके ऑर्डर जो है, ठीक है, ये आपके फ्रैक्शनल भी आ सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल में भी आ सकता है। फ्रैक्शनल कैसे, देखो जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया कि ए पे पावर दे दिया आपको 1/2 प्लस नहीं होगा, ठीक है, इनटू बी पे पावर दे दिया मान लीजिए 3/2। अब देखो यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है कि मैम फ्रैक्शनल आ गया, 1/2 है 3/2 है, करना क्या है, ये x के जगह पे है ये y की जगह पे है, आपको ऑर्डर निकालने के लिए दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे ऑर्डर निकालोगे तो ऑर्डर निकालने के लिए इसको कर लेना है 1/2 प्लस 3/2। ठीक है, बाकी आपको तो आता ही है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/2। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो ऊपर वाले को आप जोड़ लो, ये आ जाएगा 4/2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो अभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के कितना आया 2। तो ये था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आपने अभी तक रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, इस पे हमने क्वेश्चंस भी देख लिए, रेट ऑफ रिएक्शन पे भी क्वेश्चन कर लिया कि किस तरीके से सवाल बनते हैं आपसे। अब आपको एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद हम देखेंगे कि एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। ठीक है, एक होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक होता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछता है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ आपको और बताते हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन में आप निकाल रहे थे कि जब डिसअपियर हो रहा है रिएक्शन तो उसको आप नेगेटिव लिख रहे थे, और जब वो अपियर हो रहा था तो आप उसको पॉजिटिव लिख रहे थे। आपके दिमाग में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं होता। किसी भी रिएक्शन का रेट नेगेटिव नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। वो तो जब आप रिएक्टेंट के लिए लिखते हो तो वो क्योंकि घटता है तो आप साइन लगाते हैं माइनस का, और प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो पॉजिटिव का। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज़ ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आप बात करो तो जब आप ऑर्डर पढ़ लिए इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे मॉलिक्यूलैरिटी, तो फिर आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ जो होंगे वो ज़ीरो भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी कुछ जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका ज़ीरो भी निकल के आ सकता है। ठीक है, मान लो कि आपने लिया N2 और H2 और उसके कॉफिशिएंट में कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे तो नहीं होगा क्योंकि एक तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं, लेकिन आपके ये फ्रैक्शनल भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा जब आप मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ेंगे तो वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी में भी कुछ नहीं होता, वो भी एक आसान सा होता है डेफिनेशन। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगले अगर आप बात करो हेडिंग तो ये हो जाता है मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर आप इसका डेफिनेशन देखेंगे तो बहुत आसान सा है, कुछ होता ही नहीं है ये। ठीक है, इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं
number of molecules takes part in reaction। डेफिनेशन यहाँ पे बहुत छोटे छोटे हैं बेटा, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप देखो तो मॉलिक्यूलैरिटी के लिए सिंपल डिफाइन किया गया है कि किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगा, ठीक है। तो आप समझो कि कोई एक रिएक्शन होगा तो उसमें कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे XYZ, तो कोई एक रिएक्शन है उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं यही उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी है, ठीक है। अगर एक मॉलिक्यूल है आप बोलोगे मैम एक है, अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी 2, अगर 3 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलैरिटी ठीक 3, ठीक है। तो कितने मॉलिक्यूल्स उस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं यही उसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूलैरिटी जो है इसके लिए कुछ चीज़ें और ज़रूरी हैं जानना आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो एक चीज़ क्लियर है कि रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। उसके अलावा अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताया, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। फिलहाल अभी हम आपको डिफरेंस में बताते, ठीक है, पर आप देख लो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक बेटा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये पूछता है पेपर में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, मतलब कि आपको करके निकालना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने किया ना, सॉल्व किया तब तो पता चला, लेकिन जो मॉलिक्यूलैरिटी है, मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, ये आपका थियोरेटिकल है, ठीक है, इट इज़ अ थियोरेटिकल क्वांटिटी, यानी कि इसको बताने के लिए आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे रिएक्शन देखो और आप बता दो कि उसमें कितने मॉलिक्यूल है, सॉल्व करने के लिए कोई मतलब ही नहीं है सॉल्व करने का, ठीक है। मतलब आप देख के बता सकते हो कि कितने मॉलिक्यूल हैं किसी रिएक्शन में, जबकि ऑर्डर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक थियोरेटिकल क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कभी भी आपके बेटा ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो ऐसा तो होगा ही नहीं ना कि उसमें मॉलिक्यूल ही नहीं है। अगर मॉलिक्यूल ही नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। बट अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़ीरो नहीं हो सकते, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे सीधे लिख दे रहे हैं कि नेवर ज़ीरो, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अगर ज़ीरो नहीं होगा तो होगा क्या, क्या ये फ्रैक्शनल होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरह? नहीं, ना तो ये फ्रैक्शनल होगा, ना तो ये नेगेटिव होगा, ना तो ये इंटीजर होंगे, ना तो ये आपके कुछ होंगे। जैसे कि अभी जब आपने ऑर्डर निकाला ना तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका नेगेटिव, इंटीजर, फ्रैक्शनल कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब आप मॉलिक्यूलैरिटी की बात करोगे तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, फ्रैक्शनल तो आएगा ही नहीं, ये हमेशा क्या आएंगे, होल नंबर, ठीक है। तो इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। और होल नंबर आपको पता है, होल नंबर में भी अगर हम बात करें तो मेनली कौन कौन से होंगे, सिर्फ या तो एक होगा या तो 2 होगा। और बहुत ही रेयर चांसेस में आप देखने को आपको मिल सकता है कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है किसी रिएक्शन की, ठीक है, वो 3 है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। यहाँ से आप देख लो, इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर 1 2 3, ठीक है, इतना है। उसके आगे एक और चीज़ आप लिख सकते हैं यहीं पे, इट कांट बी ज़ीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल, ठीक है। यानी कि कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शनल ऐसे 2/3 के फॉर्म में नहीं आएगा। तो सिंपल होता है मॉलिक्यूलैरिटी देखना कि आप कोई एक रिएक्शन लिखो, आप सिर्फ देखो कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये हमेशा आपको कितने मिलेंगे, या तो 1 2, बहुत रेयर केसेस में आपको 3 3 मॉलिक्यूल मिलता है। कभी देखे हो कि ऐसे कोई एक रिएक्शन देखे हैं जिसमें रिएक्टेंट में 5 हैं, प्रोडक्ट में 5 हैं, ऐसे 10 मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, या तो 2 3 मैक्सिमम, बहुत रेयर गया तो 4 गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर इस पर सवाल आता है तो बहुत आसान सवाल आएगा, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है यार। आप सीधे देखो ना कि होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने सेम वही लिया N2 + 3H2, ये क्या बना लेगा आपका फिर से 2NH3। अब बस आप सीधे देखो कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हो गया आपका एक मॉलिक्यूल्स, ये हो गया आपका दूसरा मॉलिक्यूल, और बना कितना रहा है, तो यहाँ पे आपका एक, मान लीजिए ये तो अमोनिया बना रहा है। तो सिंपल आपको मॉलिक्यूल्स देख के बताना होता है। इसके लिए भी आपको प्रोडक्ट साइड नहीं देखना होता है, आपको सिर्फ रिएक्टेंट में देखना होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स इसमें भाग ले रहे हैं। तो आप देखो कि एक तो अमोनिया है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। तो टोटल 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2,
ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालनी है, मॉलिक्यूलैरिटी हो गया। अब अगर इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस पूछ ले कि चलो आप डिफरेंस बताओ, ठीक है, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर आपसे पूछ ले डिफरेंस बताइए, तो एक तो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, ठीक है, और दूसरा है कि अगर रिएक्शन है तो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, ठीक है। तो सिंपल, एक तो आपका डिफरेंस तो हो जाएगा, डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको लिखने के लिए क्या करना होता है, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट में जितने कंसंट्रेशन टर्म है एक्स वाई जेड, उन सब का पावर जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट यूज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ आपको याद रखना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहले तो आप दोनों का डेफिनेशन ही लिख लो, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, आपको पीछे बता दिया, वो लिख लीजिए, सेम यहाँ पे भी लिख लीजिए, ठीक है, पहला पॉइंट। अगर आप दूसरे पॉइंट में बात जाओ, दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसके लिए बताया गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये आपका एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब कि आपको करके बताना पड़ेगा, ठीक है। जबकि जो ये है मॉलिक्यूलैरिटी, ये बेटा थियोरेटिकल है, आप बिल्कुल देख के बता सकते हो कि मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, ठीक है। उसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में और अगर बात करें तो ये आपका जो है ये ज़ीरो भी हो सकता है, इट कैन बी ज़ीरो, ठीक है, फ्रैक्शनल, ठीक है, ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। इंटीजर जानते होगे ना आप, प्लस पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो ये ना तो ज़ीरो होगा, ना तो आपका फ्रैक्शनल होगा और ना ही इंटीजर होगा, ठीक है। ये हमेशा क्या होंगे, होल्स नंबर आपके होंगे। और अगर वो भी हम बात करें तो किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है, ठीक है, वो या तो एक होगी या तो आपकी दो होगी, बहुत रेयर चांसेस में ये क्या हो जाती है, 3 तक जाती है, 3 से 4 ये नहीं जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। उसके अलावा आप अगर और देखना चाहते हैं कि ये क्या होता है, तो आपको एक चीज़ और हम बता दें कि बहुत सारे आपके टर्म्स होते हैं, तो जो ऑर्डर होता है किसी भी रिएक्शन का, ठीक है, वो उस पर जो है वो डिपेंड करता है, जबकि जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो जैसे कि आपके बहुत सारे टर्म्स हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, मतलब कि ये उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलैरिटी है ये डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ये ना तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ना तो प्रेशर पे, ये उस पर इंडिपेंडेंट रहेगा, जबकि ये जो है तो उस पर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो ये आपके 3-4 बेसिक डिफरेंस है, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, डिपेंडेंट से याद आया, आपको मैंने एक चीज़ और नहीं बताया है, आप उसको भी देखो। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर है, जैसे आपको रेट ऑफ रिएक्शन तो बता दें, ये केमिकल काइनेटिक्स का बेस ही रेट ऑफ रिएक्शन है। तो फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ठीक है, जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, इसको प्रभावित कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके घटने, बढ़ने, होने या ना होने से किसी भी रेट को, किसी भी रिएक्शन के रेट में जो है वो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, जैसे कि कुछ तो बच्चों को याद होता है कि अगर कहीं फैक्टर अफेक्टिंग की बात हो रही है, कुछ है चाहे ना आए, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तो रहना ही रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फैक्टर में यही लिख लो, जो आपको पता है वो बिल्कुल लिखते जाइए, ठीक है। टेम्परेचर, दूसरा आप लिखो प्रेशर, तीसरा आप लिख लीजिए वॉल्यूम, उसके अलावा चौथा अब आते हैं कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, किसी भी रिएक्टेंट का क्या कंसंट्रेशन है, इस पे डिपेंड करेगा। पांचवा, उसका रेट क्या है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट पे भी ये डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या है, ठीक है, सरफेस एरिया घटने बढ़ने से चेंजेस आएंगे, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। उसके अलावा एक और फैक्टर आपको हम बताते हैं, ये बेटा रेडिएशंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। रेडिएशंस यानी कि जैसे मान लीजिए, रेडिएशंस कहने का मतलब है सनलाइट, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने जब स्टार्टिंग में टमाटर वाली कहानी बताई, वो मेनली एक तरीके से सनलाइट पे जो डिपेंड कर रहा है, सूर्य के प्रकाश पे। तो अगर आप ठंडी में देखो तो सनलाइट जो है वो कम होता है,
तो क्या है, सनलाइट, एक सेकेंड, तो सनलाइट ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्मी होती नहीं है, तो टमाटर क्या होता है, ठंडी में बहुत ज़्यादा समय तक चलता है। लेकिन अगर आप यहीं बात करो गर्मी में, तो गर्मी में क्या होता है, क्योंकि गर्मी में धूप बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा वार्म होता है, तो टमाटर हमारा क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से ख़राब हो जाता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, सनलाइट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है, ठीक है, इसको तो देखो ये छूट रहा था, 7-8वां नंबर भी आप लिख सकते हैं, कैटलिस्ट बेटा, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट जो होता है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैटलिस्ट क्या होता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, ये तो आपको पता ही है। कैटलिस्ट क्या होता है कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो उस रिएक्शन को प्रभावित कर सकता है बिना उसमें इन्वॉल्व हुए, ठीक है। जैसे मान के चलो, जैसे दो लोगों का लड़ाई हो रहा है, ठीक है, दो दोस्त हैं, दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, वो बिना उस लड़ाई में इन्वॉल्व हुए, बिना वो खुद लड़ाई किए, वो उस लड़ाई को घटा बढ़ा सकता है, ठीक है। जैसे आप एक वो सुने होंगे डायलॉग, लोग बोलते हैं आग में घी डालना, मतलब कि अगर कहीं बहुत तेज़ लड़ाई हो रही है तो आप उसको क्या करो, कुछ ऐसा करिए कि ताकि वो लड़ाई और तेज़ी से हो जाए। तो वही कुछ कैटलिस्ट का रोल होता है। मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व भी नहीं होता है, लेकिन उसकी जो रेट है, उसकी स्पीड है, उसको ये क्या करता है, बढ़ा सकता है। अब कैटलिस्ट भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम पॉजिटिव होता है, यानी कि वो रिएक्शन को बढ़ाएगा, जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, उसको घटा देगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी अभी हम आगे कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ। उसके बाद आप आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो मेनली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता ही है, ठीक है। तो बेसिकली फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।